हाय एवरीवन। सो वेलकम टू लेक्चर 24 ऑफ GS2 पॉलिटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने DPSP के कई केस स्टडीज़ पढ़े थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन पढ़ा था। देन वी हैव चंपाकम दुरईराजन वाला केस समझा था हमने, जिस विच लेड टू द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद हमने केरला एजुकेशन बिल के थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन पढ़ा था। ठीक है, देन ऑब्वियसली द वेरी इंपॉर्टेंट 31C और जो सब प्रोविजंस थे 39B 39C के, विच इंक्लूड्स योर जैसे बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट और एबोलिशन ऑफ प्राइवेट पर्स एक्ट, वो सब इंक्लूड था। उसके बेसिस पे आपके जो केसेस आए थे, इंपॉर्टेंट केसेस, केस वनन भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, वो सब हमने DPSP के पर्सपेक्टिव से समझा। ठीक है, सो टुडे विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ DPSP। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम पार्ट 5 विच इज़ योर एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव वाली बॉडी, उस पर हम मूव करेंगे। ठीक है, सो आज के लेक्चर के अंदर हम अभी तक हमने जो DPSP पढ़ा है वो सारा आपका पार्ट 4 का है, बट पार्ट 4 के बियॉन्ड भी कुछ ऐसे पार्ट आर्टिकल्स हैं जो DPSP के प्रिंसिपल्स को शोकेस करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक वुड बी DPSP बियॉन्ड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर हम प्राइमरीली 3 आर्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 335 इज़ योर स्पेसिफिक टू SC/ST रिजर्वेशंस। ठीक है, क्या प्रिंसिपल हैं, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या SC/ST रिजर्वेशन आपको आर्म्ड फोर्सेस के अंदर देना चाहिए, मिल सकता है, क्या प्रिंसिपल है, उसका हम थोड़ा ओवरव्यू करेंगे। ठीक है, देन यू हैव आर्टिकल 350A। इसमें आपका जो प्राइमरी एजुकेशन है वो आपके मदर टंग में होनी चाहिए, स्टेट बाय स्टेट, बिकॉज एजुकेशन इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। तो जो नेटिव लैंग्वेज और जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसके अंदर एजुकेशन के जो प्रोविजंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन यू हैव आर्टिकल 351। इसके अंदर क्या है, बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसमें हिंदी लैंग्वेज का कितना रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसका प्रोविजंस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो कोड और लॉ होता है उसका एक बाइफिकेशन छोटा सा आप पढ़ेंगे, बिकॉज ये फाउंडेशन बनाएगा आपका UCC का, यूनिफॉर्म सिविल कोड, विच इज़ मेंशन अंडर आर्टिकल 44। तो बेसिकली कोड और लॉ आपके दो पार्ट्स में बाइफिकेटेड होते हैं। वन इज़ योर क्रिमिनल कोड, जिसमें आपके जैसे अगर कोई भी मर्डर करता है तो रिस्पेक्टिव उसका क्या रिलीजन है, उस पर जो भी धाराएँ लगेंगी या जो उस पर जुडिशियल प्रोसीजर इम्पैक्ट होगा या जो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, वो सारा आपका क्रिमिनल कोड के अंदर कवर्ड होता है। दूसरा बाइफिकेशन आपका सिविल कोड है। सिविल कोड के अंदर भी इसके दो बाइफिकेशन है, पर्सनल कोड है आपका और एक आपका सिविल कोड है। ठीक है, ये वाला जो सिविल कोड है इसके अंदर आपके जैसे एविडेंस एक्ट हो गया। ठीक है, देन यू हैव ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारी चीज़ें कवर्ड है। हमारा जो टारगेट है वो UCC है। ठीक है, सो UCC इज कवर्ड अंडर पर्सनल कोड के अंदर। ठीक है, UCC कवर्ड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक प्राइम एग्जांपल जो आज के टाइम पे इंडिया में इम्प्लीमेंटेड है, दैट इज़ GCC, गोवा सिविल कोड। ठीक है, उसके बारे में हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के टाइम पे चल रहा है, बिकॉज आज के टाइम पे गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है इस चीज़ को लेके, कि डज हैविंग अ सिंगल लॉ, मतलब अगर सिंपल क्वेश्चन आप एज अ सिविल सर्वेंट के पर्सपेक्टिव से सोचो समझो, तो भाई अगर आप कोई एक स्पेसिफिक लॉ सारे रिलीजन के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हो अंडर दिस पर्सनल कोड लॉ, ठीक है, पर्सनल कोड लॉ आपका शादी, मैरिज और डिवोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर उसमें UCC आएगा तो बहुत ही प्राइमरी क्वेश्चन रेज होता है कि क्या सिंगल लॉ, हैविंग अ सिंगल लॉ डज नॉट वायलेट्स द राइट टू रिलीजन। ठीक है, हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था, आपके आर्टिकल 25 to 28 जो हैं वो राइट टू रिलीजन है। तो अगर आप किसी भी रिलीजन के पर्सनल लॉज से आप कुछ भी चेंजेस करते हो, कुछ इंप्लीमेंट करते हो, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करते हो, तो क्या वो राइट टू रिलीजन को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा या वायलेट नहीं करेगा? तो इस सवाल का हम जवाब समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे आराम से। ठीक है, देन वील हैव अ टेबुलर कंपैरिजन प्रॉपरली बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP। ये आप चाहो तो सीधा लक्ष्मीकांत से भी पढ़ सकते हो, बट मैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर एक बार ही समझा दूंगा, ताकि जो लक्ष्मीकांत में चैप्टर 8 है उसका, ठीक है, ऑब्वियसली DPSP आपका चैप्टर 8 है M लक्ष्मीकांत में। ठीक है, उसमें भी मेंशन है, बट उसको एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझा के मैं बता दूंगा, ताकि आप बुक को रेफर करोगे तो सब इजीली समझ में आ जाएगा। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे वुड बी द इंपॉर्टेंस ऑफ DPSP। ये मेंस के आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं कि क्यों, इवन दो इट डज नॉट होल्ड एनी लीगल बाउंडेशन इन एनी कोर्ट,
ठीक है, ऑफ द कंट्री, बट स्टिल इज मतलब इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी क्या वजह है, क्या ये एज अ रोल प्ले करता है हमारे डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। तो वो सब कुछ पॉइंटर्स हैं इंपॉर्टेंट, मीन्स के पर्सपेक्टिव से हैं या कभी इंटरव्यू में पूछ लिया गया तो उसमें आप ये वाले पॉइंटर्स निकाल सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, डीपीएसपी बियॉन्ड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बियॉन्ड पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 आपका पूरा पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या डीपीएसपी बियॉन्ड 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या डीपीएसपी पार्ट 4 के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है। सो यस, द आंसर इज यस। और इसके कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 350, आर्टिकल 358, यू हैव आर्टिकल 335 एंड यू हैव आर्टिकल 351, ठीक है। सो सबसे पहला है इसके अंदर आर्टिकल 335, ठीक है। आर्टिकल 335 क्या है आपका, SC ST या बैकवर्ड कम्युनिटीज का रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। सो बेसिकली आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका रिजर्वेशन का, उसका प्राइमरी मतलब क्या रहता है कि आपको गवर्नमेंट को हमेशा ये चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी कि जब भी कोई वैकेंसी निकल रही है या जब भी कोई जॉब की रिक्वायरमेंट निकल रही है तो उसके अंदर जो रिजर्वेशन के प्रोविजंस हैं वो हमेशा होने चाहिए, ठीक है। उसका सेंस क्या है कि एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए बिटवीन, मतलब एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए टू मेक श्योर कि जो आपके प्रोविजंस हैं, जो आपकी सर्विसेज हैं, वो आप SC/STs को भी ऑफर करो, ठीक है। सो अब इसके अंदर प्राइमरी पॉइंट क्या है, अंडर आर्टिकल 335 Constitution directs that the claim of SC/ST shall be taken into consideration consistently along with the maintenance of efficiency of administration while making appointment to the services of government, ठीक है। तो SC/ST की जो आस्क है, आस्क फॉर रिजर्वेशन, दैट शुड ऑलवेज बी केटर्ड, ठीक है। कि कोई भी ऐसी सर्विस है या कोई भी ऐसा प्रोविजन गवर्नमेंट का निकल रहा है तो उसके अंदर SC/STs के रिजर्वेशन को ध्यान में रखना ज़रूरी है, अनटिल एंड अनलेस इट डज नॉट इम्पैक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो एफिशिएंसी से क्या मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ कि आर्मी के अंदर या आर्म्ड फोर्सेस के अंदर रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। टू गेट इनटू आर्म्ड फोर्सेस देयर इज़ नो रिजर्वेशन फॉर SC/ST, कोई भी लेयरिंग नहीं है, ठीक है। देयर आर नो डिफरेंट लेयर्स, क्योंकि फंडा क्या है, अगर आप आर्म्ड फोर्सेस के अंदर रिजर्वेशन अप्लाई करते हो तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि दोज हु आर नॉट मेडिकली फिट, दोज हु आर नॉट मेंटली फिट, दोज हु आर नॉट इवन दे डोंट हैव द मिनिमम रिक्वायरमेंट विच द आर्मी सीक्स, अगर आप उनको भी रिजर्वेशन दे के उनको ऑफर करोगे आर्मी के अंदर जॉब, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि द हाई chances of decrease in efficiency of services, ठीक है। ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होल्ड करता है कि कोई भी ऐसी जॉब, कोई भी ऐसी सर्विस जिसमें आप रिजर्वेशन दे रहे हो, अगर किसी भी XYZ पर्सन के आने के बाद उस जॉब की या उस प्रोफाइल की या जो सर्विस आप ले रहे हो उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में आप SC/ST या किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं दे सकते। दिस इज़ द प्राइमरी मैंडेट, ठीक है। तो अगर आप इसमें खुद समझोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप SSB दिया हो आपने, तो यू हैव 4 minutes टू रन 1 किलोमीटर, ठीक है। सो ये वाला जो क्राइटेरिया है सबके लिए इम्प्लीमेंटेड है, मतलब सबके लिए एप्लीकेबल है कि भाई वो आप जनरल से आते हो, SC/ST हो, OBC हो, EWS हो, सबको इस टाइम के अंदर 1 किलोमीटर की रन कंप्लीट करनी है टू मेक श्योर कि आप मेडिकली फिट हो, ठीक है। अब अगर इसके अंदर कोई बंदा रिजर्वेशन अप्लाई करके लेट्स से बोलता है कि भाई मैं 4 मिनट की जगह 7 मिनट में
1 किलोमीटर कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है, रिजर्वेशन वाला बंदा बोलता है, ठीक है। एंड गॉड फॉरबिड अगर वो सेलेक्ट हो भी जाता है, ठीक है, आर्मी के अंदर, सो ऑब्वियसली अगर आपके पास 100 बंदे हैं तो 100 में से 99 आपके 4 मिनट में दौड़ रहे हैं, ठीक है, एक बंदा आ रहा है जो कि 7 मिनट में दौड़ रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली इफ़ यू सी आउट ऑफ 100 1 पर्सन इज़ द गाय जो 7 मिनट में दौड़ रहा है, तो ऑब्वियसली एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एज अ सर्विस इसकी जो एफिशिएंसी है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द पीपल 99 पीपल कैन रन 1 किलोमीटर इन 4 मिनट्स, अंडर 4 मिनट्स, और देर इज़ वन गाय जो 7 मिनट का टाइम ले रहा है, तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी विल डिक्रीज, ठीक है। तो अगर जहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई हो रही है वहाँ पे आप SC ST या किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं दे सकते। दिस इज मेंशन अंडर योर आर्टिकल 335, ठीक है। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर, ठीक है। कमिंग टू द सेकेंड प्रिंसिपल, दैट इज योर 350A। कमिंग टू द सेकेंड आर्टिकल, दैट इज 350A, लिखो इसके अंदर आर्टिकल 350A डायरेक्ट स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज विद इन द स्टेट, ठीक है, इधर स्टेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है पहला, एंड लोकल अथॉरिटीज विद इन स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग टिल द प्राइमरी स्टेज टू द चिल्ड्रन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है। तो इसमें फंडा क्या है, हमने माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो एक रिलीजियस माइनॉरिटी होती है और एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती है। तो एनी दोज पीपल जो कि दे बिलोंग टू अ वेरी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप, ठीक है, सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट एज इन सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, या स्टेट गवर्नमेंट एज इन लोकल अथॉरिटीज हो गया, म्यूनिसिपल हो गया, या स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर जो भी एप्लीकेबल्स हैं उसके अंदर, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक श्योर कि एडिक्वेट फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग, ठीक है। अब लिंग्विस्टिक के अंदर आपकी सिंधी भी हो सकती है, ठीक है, या कह लो मारवाड़ी हो गई लैंग्वेज, इवन इफ दे बिलोंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो यस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक श्योर जो इनकी द पीपल हु बिलोंग टू दिस कम्युनिटी शुड गेट फैसिलिटीज ऑफ फॉर इंस्ट्रक्शन, जैसे पढ़ाई हो गया, ठीक है, प्राइमरी स्टेज in education should be given, नहीं provided लिखना चाहिए, मदर टंग इधर यही है कि भाई किसी जो माइनॉरिटी मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटी से कोई बच्चा है जिसने बचपन से सिर्फ अपनी ही लैंग्वेज में कम्युनिकेशन सीखा है, तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि भाई जो उसकी प्राइमरी एजुकेशन है उसको फेलिसिटेट करने के लिए या उसको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है वो उसी की मदर टंग या उसकी लोकल लैंग्वेज या उसकी नेटिव लैंग्वेज में उसको प्रोवाइड करना ज़रूरी है, सो दैट जो उसकी ग्रोइंग है, जो उसका एवोल्यूशन है या जो उसका डेवलपमेंट है उसमें इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए लैंग्वेज एज अ बैरियर का, ठीक है। बिकॉज इवेंचुअली लैंग्वेज इज अ मोड और अ मीडियम टू कम्युनिकेट, तो इवन इफ द पर्सन और द चिल्ड्रन इफ द चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन हिज और हर लोकल लैंग्वेज, दैट इज एक्सेप्टेबल। प्राइमरी एटलीस्ट जो प्राइमरी एजुकेशन है वो लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन सेक्टर आता है उसके अंदर आपके मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, सम मतलब ऑब्वियसली इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, बट ठीक है, प्राइमरी के अंदर आपका मदर टंग के अंदर आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए। दिस कम्स अंडर योर आर्टिकल 350A, ठीक है। नाउ सी इज 351 आर्टिकल, ठीक है। अब ये क्या कहता है, आर्टिकल 351 डायरेक्ट्स गवर्नमेंट टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी so that it may serve as a medicine of expression of all the elements of the composite culture of India, ठीक है। सो इसके अंदर प्राइमरी कुछ नहीं है, बस हिंदी लैंग्वेज यूसेज शुड बी प्रमोटेड, ठीक है। वैसे अगर इसको देखा जाए ना, अगर आप एक सेक्युलर
पर्सपेक्टिव से देखो तो ऑब्वियसली आप एक रिलीजन को एक्सपैंड करने का ट्राई कर रहे हो जो कि सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया के अलावा ज़्यादा कहीं बोली नहीं जाती, ठीक है। एनीवेयर यू हैव लोकल डेरिवेटिव्स ऑफ लैंग्वेज, जैसे आप साउथ में जाओगे तो कन्नड़ है, मलयाली है, ठीक है, डोगरी लैंग्वेज है, ठीक है, यहाँ मारवाड़ी लैंग्वेज है राजस्थान के अंदर मराठी लैंग्वेज है, और सारे लैंग्वेज आपके 8th शेड्यूल का पार्ट होते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस आर देयर, ठीक है। तो उसके अंदर मतलब आइडियली 351 आर्टिकल के अंदर ही क्या आ जाता है कि भाई हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। बट इफ़ यू आस्क मी, प्रमोटिंग वन स्पेसिफिक लैंग्वेज इन अ हेट्रोकल्चरल सोसाइटी और अ कंट्री लाइक इंडिया इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट मैनी लेवल। मतलब आप एज अ पॉलिटिक्स आप वो खेल सकते हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आके बोल सकती है कि भाई हम हिंदी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे, यूज़ करेंगे, बट कल्चरली इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज देर आर स्टेट्स, देर आर पीपल हु डोंट इवन नो हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, वो अपने लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, एंड सर्टनली यू हैव इंग्लिश एज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, ठीक है। तो आइडियली 351 के अंदर ये मेंशन है, बट ठीक है, इसका प्रैक्टिकल यूज़ इतना है नहीं, राइट। सो दीज वर द 3 आर्टिकल्स बियॉन्ड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि DPSP के प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करते हैं और शो करते हैं, ठीक है। सो यू हैव 335, यू हैव 350A एंड यू हैव 351, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, यू हैव सिविल कोड। इसके अंदर हम UCC डिस्कस करेंगे और GCC डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फंडा क्या है, बाइफिकेशन इज लाइक दिस, यू हैव कोड, लॉ, ठीक है। अब कोड का बाइफिकेशन एक आपका क्रिमिनल कोड लॉ, ठीक है। इसके अंदर आपके जो इसका जो प्राइमरी डेफिनेशन है, इट सिग्निफाइंस यूनिवर्सल, मतलब इट इज़ प्राइमरी यूनिवर्सल, दैट मीन्स द क्रिमिनल कोड इज सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन द पर्सन फॉलोज, ठीक है। अगर आपने मर्डर करा है, आपने चोरी करी है, या आपने लेट्स से अटेम्प्ट टू मर्डर करा है, तो 302, 307 जो धाराएं लगती हैं वो हर पर्सन के लिए इक्वल रहेंगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है। सो इसके अंदर लिख लो, इट इज़ यूनिवर्सल, ठीक है, फुल स्टॉप, क्रिमिनल कोड इज सेम irrespective of religion, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 302, 307 मर्डर एंड अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है। सो दिस इज़ योर वेरी फर्स्ट क्रिमिनल कोड। इसके अंदर आपका इट इज़ यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब जो इंडिया की जुडिशरी का पार्ट है, जहाँ पे इंडिया की जुडिशरी इंप्लीमेंट हो सकती है, एप्लीकेबल है उधर, ठीक है। क्रिमिनल कोड ये था। अब इसका एक सेकंड बाइफिकेशन है, यू हैव सिविल कोड, ठीक है। सिविल कोड के अंदर आपका जो बाइफिकेशन है दैट इज योर सिविल कोड एंड यू हैव पर्सनल कोड लॉ, ठीक है। सिविल कोड के अंदर आपके सिविल प्रोसीजर्स जो होते हैं, जिसके अंदर आपका जो प्राइमरी एग्जांपल है एविडेंस एक्ट, कि एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है जुडिशरी के सामने, ऑल दीज आर कवर्ड अंडर योर एविडेंस एक्ट, ठीक है। एंड अनदर एग्जांपल इज योर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। ये वाले जो एक्ट्स हैं और जो लॉज हैं, दीज आर ऑल्सो सिमिलर अक्रॉस रिलीजन, ठीक है। अब फंडा वही है कि अगर आपने चोरी, मतलब अगर आपने लेट्स से मर्डर करा है किसी का, तो क्रिमिनल कोड के अंदर तो आप पे सेम IPC लगेगी 302, 307। अब इसके थ्रू जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं जैसे पुलिस, अब पुलिस जिस तरीके से एविडेंस मतलब सेव करेगी, स्टोर करेगी, प्रेजेंट करेगी जुडिशरी के सामने, जो फाइनल मतलब चार्जशीट बन के सबमिट होगी, उसके अंदर कैसे कैसे प्रोसीजर फॉलो होते हैं, वो भी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन,
वो भी सेम रहेगा। अगर किसी हिंदू ने किसी का मर्डर करा है, किसी मुस्लिम ने किसी का मर्डर करा है, किसी सिख ने किसी का मर्डर करा है, किसी ईसाई ने किसी का मर्डर करा है, तो जो प्रोसीजर फॉलो होगा सिविल लॉ के अंदर अंडर एविडेंस एक्ट वो सारा सेम है, ठीक है। उसके अंदर भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, द प्रोसीजर सेट बाय द एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। सो दिस कम्स अंडर योर सिविल कोड, ठीक है। अब सिविल कोड के अंदर जो द सेकेंड बाइफिकेशन है दैट इज योर पर्सनल कोड। अब पर्सनल कोड का फंडा क्या है, दीज लॉ वेरीज रिलीजन टू, ठीक है, रिलीजन। इसके अंदर एग्जांपल है आपका मैरिज, डाइवोर्स, ठीक है। तो आई होप कोड और लॉ जो फंडा है वो क्लियर हो गया होगा। उसका बाइफिकेशन, क्रिमिनल कोड अलग है, सिविल कोड अलग है। सिविल कोड के अंदर 2 बाइफिकेशन है। यूसीसी पर्सनल कोड का पार्ट है बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइफिकेशन है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है एज पर द रिलीजन। बाकी जो क्रिमिनल कोड और सिविल कोड का जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम है सारे रिलीजन के लिए, मतलब ऑलमोस्ट क्या 100% सेम है, ठीक है। आप किसी का मर्डर करोगे तो आप पे सेम धाराएं लगेंगी, पुलिस भी सेम तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी। बट ये वाला जो पार्ट है ना पर्सनल कोड, यहाँ पे चेंजेस हैं बिकॉज मैरिज, डिवोर्स इन आर कंट्री, मतलब वो चीज़ें बाइफिकेटेड हैं रिलीजन ऑन रिलीजन के बेसिस पे, कि कई रिलीजन पॉलीगैमी प्रमोट करते हैं, कई रिलीजन मतलब अर्लियर, मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट हिंदुइज्म तो पहले सती प्रथा थी, चाइल्ड मैरिजेस थे, वो भी इम्प्लाई थे, बट उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस पर रिफॉर्म्स आए, ठीक है। लीगली दे वर मेड, मतलब इलीगली, मतलब इलीगल डिक्लेयर कर दी गए उनको, ठीक है। क्रिमिनल लॉ बनाया गया उनके अगेंस्ट, ठीक है। सो ऑल दोज थिंग्स वर पार्ट ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस अंडर पर्सनल लॉ, ठीक है। अब इसमें लिखो यूसीसी। यूसीसी इज टू इम्प्लीमेंट सिंगल और यूनिफॉर्म लॉ इन द पर्सनल कोड फॉर ऑल रिलीजन, ठीक है। यूसीसी इज टू implement single uniform law in personal code for all religion, ठीक है। अब ये डेफिनेशन से अगर आपको समझ में आ गया तो पहले हम जीसीसी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद हमारा जो मेन क्वेश्चन है कि भाई डज हैविंग अ सिंगल लॉ फॉर ऑल रिलीजन डज नॉट वायलेट्स द राइट टू रिलीजन, उसको हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप यूसीसी की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जीसीसी, ठीक है, विच इज़ योर गोवा सिविल कोड। ये पोर्तुगीज़ के टाइम से इम्प्लीमेंटेड है, और जब ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट ने टेक ओवर करा पूरा, जब पोर्तुगीज़ निकल गए 61 की बात है, तो उसके बाद ये वाला लॉ को कंटिन्यू रखा गया, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रोविजंस हैं, ये कुछ पार्ट हैं, उसको हम हाईलाइट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल द मैरिजेस नीड्स टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है। ऑल मैरिजेस शुड बी रजिस्टर्ड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ प्रोविजंस बता रहा हूँ ताकि आइडिया समझ में आ जाए कि जीसीसी के बेसिस पे हम जब वो क्वेश्चन मतलब पढ़ेंगे या समझेंगे कि बॉस एक लॉ फॉर ऑल रिलीजन डज नॉट वायलेट राइट टू रिलीजन, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिकॉज आपके पास कंपेयर करने के लिए जीसीसी होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले ऑल मैरिजेस शुड बी रजिस्टर्ड जीसीसी के अंदर। आज के टाइम पे ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप कहीं मतलब अनटिल अनलेस यू हैव अ रजिस्टर्ड मैरिज, कोई भी मैरिज रजिस्टर नहीं करता, तो पर्सनल लेवल पे क्रॉस रिलीजन का ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत शादी हुई फिर मतलब वाइफ भाग गई या हस्बैंड भाग गया, ठीक है। तो उस केस में कहीं भी कोई ट्रैकिंग चीज़ नहीं होती है कि भाई इसकी कितनी शादी हो चुकी है, इसके कितने बच्चे हो रखे हैं। मतलब मैरिज के अलावा बर्थ भी पूरा रजिस्टर होता है, बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह, तो उसमें एक प्रॉपर ट्रैक रहता है कि भाई इस आदमी ने इससे शादी करी थी, अब उसके बाद स्पाउस जिंदा है, मर गई या डिवोर्स हो गया, ऑल दोज थिंग्स नीड्स टू बी रजिस्टर्ड इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रोविजन अंडर योर जीसीसी, राइट। इसके अलावा कई रिलीजन में ऑल इंडिया लेवल पे यू हैव पॉलीगामी, अ पर्सन कैन मैरी मल्टीपल वुमेन, राइट। इन जीसीसी इन गोवा पॉलीगामी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, पॉलीगामी is not
रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, इंक्लूडिंग फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसके अंदर वी नो कि मल्टीपल मैरिजेस आर अलाउड, पॉलीगैमी इज अलाउड, 3 तलाक, ट्रिपल तलाक इज अलाउड, तो ये सारी चीज़ें अभी भी हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट जीसीसी, उसके अंदर पॉलीगैमी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इंक्लूडिंग द मुस्लिम्स, तो मतलब ऑल रिलीजन, अक्रॉस रिलीजन पॉलीगैमी इज़ नॉट इंक्लूडेड, इज़ नॉट रिकॉग्नाइज। बट देर इज़ एन एक्सेप्शन कि हिंदू मैन, ठीक है, एक्सेप्शन है उसके अंदर, एक्सेप्शन फॉर हिंदू मैन, ठीक है। उसका एक्सेप्शन क्या है? हिंदू मैन कैन मैरी अगेन, ठीक है। और उसमें ना जो दोबारा शादी करने के 2 कंडीशंस है प्राइमरी। इफ़ अ पर्सन गॉट मैरिड एंड हिज वाइफ इज़ नॉट एबल टू कंसीव एनी चाइल्ड बाय द एज ऑफ 21, ठीक है। तो जो उसके वाइफ हैं वो 21 एज तक शी इज़ नॉट एबल टू कंसीव, उस केस के अंदर yes that Hindu person can marry again, ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन इज टिल द एज ऑफ 30, if the wife of Hindu person does not give birth to male child, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन है, मतलब इफ़ यू आस्क मी ऑन अ न्यूट्रल ग्राउंड, ये भी वैसे होना नहीं चाहिए, बट ठीक है, जीसीसी के अंदर ये इम्प्लीमेंटेड है कि अ हिंदू पर्सन कैन मैरी अगेन ऑन 2 कंडीशंस, ठीक है। फर्स्ट इज ऑब्वियसली इफ द वाइफ ऑफ दैट पर्सन इज नॉट एबल टू कंसीव और गिव बर्थ टिल द एज ऑफ 21, क्योंकि 18 है मिनिमम एज। एंड सेकेंड इज टिल द एज ऑफ 30 इफ द वाइफ ऑफ दैट पर्सन इज नॉट एबल टू गिव बर्थ टू अ मेल चाइल्ड, तो उस केस के अंदर भी जो द हिंदू मैन है ही इज़ अलाउड टू मैरी अगेन, ठीक है। तो फर्स्टली पॉलीगैमी से रिलेटेड ये है। सेकेंड मतलब फर्स्ट पॉइंट आपका मैरिज शुड ऑलवेज बी रजिस्टर्ड, सेकेंड इज पॉलीगैमी इज नॉट रिकॉग्नाइज इन जनरल इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, ठीक है। एक प्रोविजन ये है अंडर जीसीसी ओनली कि वाइफ इज एन इक्वल इनहेरिटेड ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज एंड, मतलब वाइफ इज इक्वल इनहेरिटर, मतलब शादी हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, तो इवन दो इफ शी इज़ गेटिंग डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड, तो उस हस्बैंड की जो अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसके अंदर भी उसका 50% का हिस्सा रहेगा, या कोई भी ऐसी चीज़ जो डिवोर्स के बाद बंटवारा हो रहा है तो उसमें वाइफ का 50% राइट रहेगा, 50% राइट उसके हस्बैंड का रहेगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है अक्रॉस ऑल रिलीजन, ठीक है। तो किसी भी रिलीजन या किसी भी पर्सनल लॉ के बेसिस पे आप वाइफ को उसके हक से अलग नहीं कर सकते। दिस इज़ वन ऑफ द प्रोविजन अंडर जीसीसी, ठीक है। एंड वन मोर प्रोविजन इज कि अंडर जीसीसी इफ पेरेंट्स आर हैविंग डॉटर, लेट्स से 2 डॉटर, लेट्स से 2 सन एंड 1 डॉटर, तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उसका बाइफिकेशन में डॉटर का जो राइट है वो होना ही ज़रूरी है, मतलब इट्स वेरी वेरी कंपलसरी, नॉट वेरी वेरी, इट्स कंपलसरी ओनली, ठीक है। द पेरेंट्स मस्ट कंपलसरी शेयर प्रॉपर्टी विद देयर डॉटर्स ऑल्सो, ठीक है। सो डॉटर हैव इक्वल राइट in her parents प्रॉपर्टी, ठीक है। तो नॉट ओनली सन बट डॉटर्स के लिए भी वो प्रॉपर्टी 100% वो है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लोगों को दे सकते हो, सो दैट इज़ वेरी मच इंक्लूडेड इन जीसीसी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एन ओवरव्यू ऑफ जीसीसी। तो हमने यूसीसी की डेफिनेशन समझी, जीसीसी का कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, अब हम यूसीसी के पर्सपेक्टिव से वो क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हैविंग अ सिंगल लॉ फॉर ऑल रिलीजन does not violate
राइट टू रिलीजन, दैट इज़ योर आर्टिकल 25 to 28. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं भी पूछा जा सकता है, मेंस के अंदर पूछा जा सकता है, घुमा के या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है. सो द फर्स्ट आंसर इज नो. कोई भी एक ऐसा मतलब सिंगल लॉ फॉर ऑल द रिलीजन डज नॉट वायलेट्स द राइट टू रिलीजन. हाउ एंड वाई, इसका रीजन लिखो. UCC means that all the section of the society, irrespective of religion, shall be treated equally according to the National Civil Code, which shall apply uniformly to all the religion and will be developed in a scientific way as per the modern values. ठीक है, तो बेसिकली UCC अप्लाई करने का जो प्राइमरी मोड है, प्राइमरी मोड ऑफ application is based on scientific and modern values. ठीक है, तो जो भी प्रोविजन, जो भी चीज़ें अप्लाई होंगी अक्रॉस ऑल रिलीजन थ्रू दिस कोड, वो प्योरली साइंटिफिक वैल्यूज़ एंड मॉडर्न वैल्यूज़ के बेसिस पे है. तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी या किसी भी रिलीजन से किसी भी तरह का डेरिवेटिव नहीं है. ठीक है, तो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ साइंस एंड मॉडर्न वैल्यूज़ जो आपका यूसीसी है वो इम्प्लीमेंट होगा फॉर ऑल द रिलीजन. ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसी के अंदर, मतलब ये फर्स्ट हम इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं. रीज़न ए है. ठीक है, इसका बी, सिविल कोड कवर्स एरियाज लाइक मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एट्सेट्रा. And eventually UCC will enhance the status of women and prevent her exploitation. ठीक है, तो through UCC exploitation will be prevented for women. ठीक है, मतलब आप भी मानोगे कि अक्रॉस रिलीजन, कोई सा भी रिलीजन हो, वहाँ पे जो वुमेन की सिचुएशन होती है, जो उसके राइट्स होते हैं, अगर वो रिलीजियस लॉज के बेसिस पे बात की जाए तो बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं. इट होल्ड्स नो ग्राउंड. ठीक है, और उसके बेसिस पे ही वी कैन कंक्लूड दैट येस, वुमेन इन एवरी रिलीजन फील मार्जिनलाइज्ड. इफ़ आई टॉक अबाउट हिंदुइज़म, मुस्लिम, इस्लाम, किसी भी चीज़ की मैं बात कर लूँ तो वहाँ पे वुमेन मार्जिनलाइज्ड फील करती है. डाउरी का केस हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया. ठीक है, पॉलीगैमी हो गया. ठीक है, डिवोर्स, ट्रिपल तलाक हो गया. ठीक है, ऑल दोज थिंग्स डज मार्जिनलाइज वुमेन इन अ लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, अब इसका जो तीसरा है सी, issues like marriage, successions are secular in nature and the state can regulate them equally for all irrespective of their religion, full stop. These changes are not religious matter and thus UCC is not violation of article 25-26, that is your right to religion. ठीक है, so marriage, succession etc are secular in nature and does not violate article 25-26, that is your right to religion. ठीक है, hence इस 3 पॉइंटर्स के बेसिस पे you can conclude that yes, UCC is not UCC or uniform application of, मतलब having a single law for all the religion does not violates the right to religion. ठीक है, इसके अंदर एक और पॉइंट लिख लो. मैनी एस्पेक्ट ऑफ द सिविल कोड आर ऑलरेडी यूनिफॉर्मली यूनिफाइड अंडर सिविल प्रोसीजर कोड, दैट इज़ योर एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो हमने सिविल कोड के अंदर डिस्कस करी. तो ये पॉइंटर भी ऐड कर देना. ठीक है, सो with this GCC UCC definition and with this proper understanding of this question, our UCC part or the civil code part is closed. ठीक है, now fundamental right versus
DPSP। इसका वैसे तो एक टेबुलर फॉर्मेट है लक्ष्मीकांत के अंदर, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट मैं इजी पॉइंटर्स बता रहा हूँ कुछ, ठीक है। सो इसके अंदर ए लिखो, फंडामेंटल राइट इज अ राइट which citizens must have, ठीक है। इसके अंदर लिखो ए, DPSP is the right which society which us as a society should have, ठीक है। DPSP is the right which us as a society, यहाँ मस्ट है, यहाँ शुड है, ठीक है। बी लिखो, स्टेट और गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोवाइड फंडामेंटल राइट, स्टेट गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोवाइड फंडामेंटल राइट, state is not bound to provide DPSP and have no time bound and no legal backing, ठीक है। State is not bound to provide DPSP and are not time bound and also DPSP is not legally enforceable, ठीक है। सी लिखो इसमें, it is the negative obligation of the state, that is state cannot violate fundamental right, ठीक है। FR is a negative obligation on state, that is it cannot violate फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसमें लिखो सी, DPSP आर पॉजिटिव एफर्मेशन ऑफ द स्टेट, दैट इज स्टेट हैज अ ड्यूटी टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ DPSP, ठीक है। सो DPSP इज अ पॉजिटिव affirmation of the state that is state has a duty to realize the importance of DPSP, ठीक है। इसमें लिखो फंडामेंटल राइट के अंदर डी पार्ट, फंडामेंटल राइट्स represents something static where the basic rights have been conferred on individual and aim is only to conserve those rights, ठीक है। So fundamental rights represents individual rights, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा, बट आई विल रिपीट दिस पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट समथिंग स्टैटिक where the basic rights have been conferred on individual and aim is only to conserve those rights, obviously right to मतलब freedom to profess or right to religion, right to movement, freedom of speech and expression, वो सारे individual rights हैं और it's मतलब वो बहुत ही ज़्यादा static है। स्टैटिक इन द सेंस कि अगर वो किसी भी डायनामिक कंडीशंस में अगर वो वायलेट होते हैं तो एनी पर्सन कैन रीच आउट टू सुप्रीम कोर्ट एंड से दैट माय फंडामेंटल राइट्स आर गेटिंग वायलेटेड, ठीक है। सो हेंस
these are very static and are very much not very much but yes fundamental rights are static and are individual rights. ठीक है, इसमें लिखो DPSP represents something dynamic where the state has to keep on taking the action in order to extend these rights to the people. Obviously मतलब you have multiple DPSP provisions, जैसे कि आपका वर्ल्ड पीस हो गया, ठीक है, जैसे आपका बैनिंग ऑन स्लॉटर ऑफ बोवाइन एलिमेंट्स कह सकते हो, वो सारे प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे ऐसे एडिक्वेट या आइडियल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोविजंस हैं जिसको गवर्नमेंट बार बार कंसिडर करती है या कर सकती है टू हैव अ बेटर सोसाइटी. ठीक है, सो DPSP के अंदर लिख लो, इट्स DPSP इज डायनामिक. ठीक है, एंड रिप्रेजेंट्स सोसाइटीज राइट. ठीक है, ई लिखो. Fundamental rights challenges government and can allow you to question the government when government is doing anything wrong. ठीक है, so fundamental rights challenges the government and allow you to question the government if government is doing anything wrong. ठीक है, इसके तो 4 ही पॉइंट थे DPSP का, इसके अंदर 2 और हैं तो वो ऐसे लिख लो ABCDE and 1 more. Fundamental rights are given in a strict legal language whereas DPSP are given in a very general term. वही जैसे कि UCC implement कर लो, cow slaughter should be banned, bovine animals should be banned, consumption of intoxicating drinks should be banned. तो वो बहुत ही जनरल है DPSP के अंदर. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि बॉस राइट टू रिलीजन, राइट टू प्रोफेस रिलीजन, राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बहुत ही क्लियर कट और लीगल टर्म्स में लिखा हुआ है और उसके बहुत ही स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है. ठीक है, सो इसमें लिख लो फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन स्ट्रिक्ट लीगल लैंग्वेज whereas DPSP is given in general terms. ठीक है, so this was all about your difference between fundamental rights and DPSP. अब इसमें वो लिख लेना, पार्ट 3 का है ये पार्ट 4 है. ठीक है, all those things, तो ये प्रॉपर है. अब इसमें चैप्टर 8 के अंदर ही एक पूरा टेबल है लक्ष्मीकांत के अंदर, वो जाके पढ़ोगे तो सब क्लियर कट आ जाएगा. ठीक है, सो लास्ट टॉपिक फॉर द डे, इम्पोर्टेंस ऑफ DPSP. ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ पॉइंटर्स हैं, चाहो लिख लो. ठीक है, 1, DPSP is the directive principle which if implemented will have the potential to establish a welfare society. ठीक है, सेकेंड लिखो, Dr. B.R. Ambedkar pointed out that a government which is responsible to the people shall have to implement these principles, otherwise it will be answerable to the people in the next election. ठीक है, वही आइडियल स्टेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को इस सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहिए, उस पर रूल लेके आना चाहिए, उसको एज अ लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज पीपल ऑल्सो नोज कि मतलब नॉट मेजॉरिटी बट यस दोज पीपल हु नो अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ DPSP कैन सिंसियरली क्वेश्चन द गवर्नमेंट और वो नेक्स्ट इलेक्शन में दे कैन इवेंचुअली वोट फॉर सम अदर पार्टी और फॉर सम अदर लीडर. ठीक है, सो दैट कैन हैपन एंड दिस वॉज वेरी वेल पॉइंटेड आउट बाय द B.R. Ambedkar. तीसरा पॉइंट लिखो, these principles may not be enforceable in the court of law but they are certainly enforceable in the court of people. Next लिखो, these principles may not enjoy legal sanctions but they enjoy political sanctions because
आज के टाइम पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि हम हिंदी लैंग्वेज में ही बात करेंगे, तो वो मतलब अगर ये आइडियली देखा जाए तो ठीक है, इट सिग्निफाइज द DPSP, बट इट्स नॉट मोर देन अ पॉलिटिकल गिमिक इन टुडेज टाइम, बिकॉज इतनी ज़्यादा हेट्रो कल्चरल सोसाइटी है हमारी, जहाँ पे किसी एक लैंग्वेज को पकड़ के बैठ के आप ये इम्प्लीमेंट करना चाहो कि भाई नहीं, अब सारे स्टेट्स और गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो हिंदी लैंग्वेज में होगा, दैट इज़ नॉट एबल पॉसिबल, ठीक है, अनटिल अनलेस वी हैव ऑल द स्टेट्स ऑन बोर्डेड, ठीक है, एंड वी हैव अ वेरी कॉर्डियल अंडरस्टैंडिंग की बॉस ठीक है हम इस एम के संग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हेंस पॉलिटिकल सैंक्शंस मिलते हैं इसको, लीगल सैंक्शंस नहीं मिलते, ठीक है। नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट पॉइंट, these principles act as a lighthouse, comma, constantly reminding government of the day about constantly reminding the government about the responsibility of taking country towards a welfare state, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर जैसे गवर्नमेंट सीधा सीधा ये लॉज एंड एक्ट्स लेके आती है कि भाई हम और ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे और ज़्यादा एम्यूनेशन का प्रोडक्शन होगा और ज़्यादा टैंक बनाएंगे, तो DPSP ये बोल सकते हैं कि बॉस आप कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पीस के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आ रहे हो विच इज़ थ्रेटनिंग। तो वो जो प्रिंसिपल है दैट एक्ट एज अ लाइट हाउस, एज अ डायरेक्टिव टू द स्टेट, टू द गवर्नमेंट की बॉस वी नीड टू हैव अ पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। और इस केस में अगर आपकी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जहाँ पे आप गन्स, एम्यूनेशन, न्यूक्लियर बॉम्ब, मिसाइल, किसी को थ्रेटन करने के लिए आप अपनी एम्यूनेशंस को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, तो दैट हैम्पर्स द प्रिंसिपल्स ऑफ द DPSP, ठीक है। लास्ट पॉइंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैज़ नॉट बीन गिवन लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, नॉट बिकॉज दे आर inferior to any other part of the constitution, but because these principles require time and material resources at the disposal of the state which cannot be achieved in a fixed time frame, ठीक है। फंडा वही है कि अगर आज के टाइम पे DPSP में लेट्स से काउ स्लॉटर शुड बी बैंड, और उस पर अगर कोई लॉ लेके आती है गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली यू हैव टू केटर दोज पीपल हु आर रनिंग स्लॉटर हाउसेज, या जो मीट का एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, या जिनका मार्केट कैप्चर बहुत है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई से नॉन वेज इंडिया में बैन कर दिया, ठीक है, तो KFC में काम करने वाले लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है। दोज हु लव तंदूरी चिकन, या दोज पीपल हु सेल तंदूरी चिकन, वो क्या बेचेंगे? उनका जो इकोनॉमिक लाइवलीहुड है वो इम्पैक्ट हो रहा है, उनका इकोनॉमिक लाइवलीहुड इम्पैक्ट हो रहा है, तो उनका फंडामेंटल राइट इम्पैक्ट हो रहा है। तो गवर्नमेंट के पास अगर कोई रिसोर्स नहीं है, सोर्सेज नहीं है कि बॉस ठीक है आज के टाइम पे मैं नॉन वेज का प्रोडक्शन, उसका कंजम्पशन सब रोक दूंगा, एंड आई विल गिव लेट्स से 1000 करोड़ इन टोटल टू ऑल द पीपल हु आर गेटिंग इकोनॉमिकली इम्पैक्टेड, तो वो एज अ सोर्स है जो गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे होना चाहिए एज अ बैकिंग, कि ठीक है अगर मैं कोई ऐसा DPSP का प्रिंसिपल या रूल को इम्प्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, थ्रू अ लॉ, तो मेरे पास उसके जो रिपरकशंस हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, आपका इंडिया से कई सारा मीट एक्सपोर्ट होता है, तो योर एक्सपोर्ट विल बी बैंड, तो उससे जो फॉरेक्स आना था, डॉलर्स में जो इनकम आनी थी, उसको एड्रेस करने के लिए आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को झेल जाए, ठीक है। सो इफ़ यू हैव दैट मच ऑफ डिस्पोजल, इफ़ यू हैव दैट दोज मेनी रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल, आप कर सकते हो। बट आइडियली DPSP के प्रिंसिपल इंप्लीमेंट कराने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिसोर्सेज होने चाहिए। रिसोर्सेज मतलब ऑब्वियसली यू शुड बी हैविंग द इकोनॉमिक बेनिफिट और इकोनॉमिक एज, जिसमें आप अगर कोई DPSP का प्रिंसिपल एज अ रूल इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, तो उसका जो भी इम्पैक्ट होगा, नॉट ओनली फाइनेंशियली, नॉट मतलब जियोग्राफिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है, सोशल इम्पैक्ट भी हो सकता है, तो उसको एड्रेस करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज डिस्पोजल होने चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू आप सिचुएशन को नॉर्मल रख सकते हो, ठीक है। सो ये सारे पॉइंटर्स इंपॉर्टेंस ऑफ DPSP के अंदर हमने कवर करें, ठीक है। सो दिस इज़ आवर लास्ट लेक्चर फॉर DPSP, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद पार्ट 5 यूनियन चैप्टर, उसके अंदर मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव, और उसके अंदर सबसे पहले हम प्रेसिडेंट से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 5 यूनियन, उसके अंदर यूनियन एग्जीक्यूटिव, और उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे द वेरी फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, दैट इज़ आवर प्रेसिडेंट,
इनसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनके बारे में पूरा समझेंगे, द आर्टिकल्स, आर्टिकल 73, उनका इलेक्शन, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो यस, ऑफिशियली आवर फंडामेंटल राइट DPSP पार्ट 3 पार्ट 4 इज़ ओवर नाउ, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन पता ही आपको क्या करना है, कर दो यार, बहुत मेहनत लग रही है, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू नीड एनी सजेशंस और एनीथिंग, जस्ट ड्रॉप अस अ मेल, ठीक है। चैनल के अबाउट सेक्शन में email ID मेंशन है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, डू लेट अस नो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट one. Till then, keep studying, keep working hard, and I'll see you in the next one. Bye bye.